सोने में मुनाफा वसूली बढ़ी। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,37,300 रुपए तक फिसला, करीब $700 की गिरावट। कॉमेक्स पर सोने का भाव $4,450 के पास। चांदी में भी मुनाफा वसूली जारी। एमसीएक्स पर चांदी 2,46,000 के नीचे $2,800 की गिरावट। वहीं कॉमेक्स पर चांदी $78 के पास। वेनेजुएला के तेल को अमेरिका खरीदेगा। इस खबर से क्रूड मार्केट में ओवर सप्लाई की चिंता। कल की गिरावट के बाद हालांकि आज क्रूड संभलने की कोशिश में। ब्रेंट का भाव $60, WTI क्रूड का भाव $56 के पास। बेस मेटल्स में गिरावट के साथ कारोबार। कॉपर का भाव $1,300 के नीचे पहुंचा। वहीं एल्यूमिनियम में भी 1% से ज्यादा की गिरावट। तो जिंक के भाव में भी दिख रही है करीब 1% की गिरावट। मसालों में आज दिख रही है सुस्ती। जीरे के भाव में हल्की गिरावट। वहीं सीमित दायरे में धनिया के दाम। हल्दी में भी ऊपरी स्तरों पर अब मुनाफा वसूली हावी। ग्वार में मजबूती के साथ कारोबार। ग्वार गम वायदा 10,800 रुपए के ऊपर, तो ग्वार सीड वायदा 5,730 रुपए के पास। हैं आज रिकॉर्ड से देखिए तो चांदी करीब 11,000 रुपए से ज्यादा अब नीचे आ चुकी है। कल 2,59,692 का नया हाई लगा था और अब करंट भाव अगर आप चांदी का देखें तो 2,48,000 रुपए तक आ चुका है। नहीं, 11,000 से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। मनोज जी, क्या और चांदी सस्ती हो सकती है क्या यहां से? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से जो यूएस प्रेसिडेंट ने भारत के ऊपर जो 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही है, उसमें चाइना और रशिया की भी बात कही गई है। तो उसी के चलते हमने आज एक पैनिक रिएक्शन ओवरऑल मेटल मार्केट में देखा है। ना सिर्फ सिल्वर बल्कि बाकी बेस मेटल्स में भी एक बिकवाली जो है वो देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से एक ये पैनिक रिएक्शन है। जिस तरह से जो एक्शंस वहां पे यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो ये मुनाफा वसूली का दौर है थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। तो सिल्वर में यहाँ पे अभी फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े वेट करने की सलाह रहेगी। मार्केट को एक बार स्टेबल होने दें। हालांकि जो फंडामेंटल्स है वहां पे कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अब देखते हैं कि जो टैरिफ का जो उनका निर्णय है वो आगे किस तरह से आगे प्रोसेस होता है। तो उसको देखते हुए शॉर्ट टर्म में यहाँ वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बनी रह सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे वेट एंड वॉच एक रखना चाहिए और फ्रेश बाय से थोड़ा सा एक बार यहाँ पे जो है दूरी बना के रखना चाहिए। एक बार मार्केट स्टेबल होने का वेट करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखे। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर चांदी में दिख सकती है। अंकित जी, आपको क्या लगता है चांदी में जो है मुनाफा वसूली आई है, यहाँ पर खरीदारी का कोई मौका बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आज देखिए यूएस के जॉब डेटा भी आएंगे, क्या उसको लेकर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो इंडेक्स रीबैलेंसिंग की है। इंडेक्स रीबैलेंसिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि इंडेक्स रीबैलेंसिंग में करीब करीब 11 से 13% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि $5 बिलियन की यहाँ पे बिकवाली हो सकती है अगर ये 11 से 13% की रीबैलेंसिंग होती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव रहने वाला है। कोई भी उछाल मिलता है तो बिकवाली करके चलना ज्यादा बेटर रहेगा। आने वाले टाइम में हमें 2,30,000 2,25,000 तक के टारगेट्स सिल्वर के अंदर वापस देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की बात करूं तो 2,60,000 2,65,000 एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। 84 इंटरनेशनल डॉलर में रेजिस्टेंस है। जब तक $84 को क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक नई तेजी करके नहीं चलेंगे। यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो $76 का एक मेजर सपोर्ट है। $76 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो बहुत जल्दी $68 से $65 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी का जो माहौल है वो थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पर कमजोर होता दिख रहा है चांदी को लेकर, ये राय निकल कर आ रही है। तो अभी फिलहाल बाइंग की साइड से अभी फिलहाल बचे, लोअर लेवल का इंतजार करें, फिर आपको अपडेट किया जाएगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं। अंकित जी, गोल्ड को लेकर बताइए क्या लग रहा है? गोल्ड में भी आज मुनाफा वसूली है, क्या यहाँ पर भी मुनाफा वसूली गहरा सकती है क्या? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली गिराते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे $4550 मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे में सपोर्ट $4250 है। मुझे लग रहा है कि इसी के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जब तक
$40-50 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक नई खरीदारी करके नहीं चलेंगे। थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है तो वापस से 4380 $4350 तक यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो 1,35,500 का मेजर सपोर्ट है। अगर 1,35,500 के नीचे जाता है तो बहुत जल्दी 1,32,000 से 1,30,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जब तक गोल्ड M6 में 1,40,500 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक खरीदारी करके नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने लेवल्स भी बता दिए हैं और फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस मूड तो नज़र आ ही रहा है मुनाफा वसूली के चलते। मनोज सर, आपकी क्या राय होगी? सोने में क्या फंडामेंटल्स आपको काम करते हुए दिख रहे हैं अब यहाँ से? देखिए, सोना हमने देखा है कि सिल्वर के मुकाबले काफी स्टेबल रहा है और स्लो एंड स्टडी हमने वहां पे अपसाइड मोमेंटम ही सोने में आते हुए देखा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे ओवरऑल जिस तरह से जो एक पैनिक रिएक्शन मेटल मार्केट में देखने को मिल रहा है उसका असर सोने में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि सोना ओवरऑल यहाँ पे काफी स्ट्रांग है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में। तो इंट्राडे में हमारा मानना है कि 1,36,700 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 1,36,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के टारगेट ऊपर में 1,38,000 तक के रखे जा सकते हैं। इंट्राडे में $4,380 हमारा मानना है क्लोजिंग बेसिस पे एक सपोर्ट रहेगा सोने के लिए और ऊपर में जो रेंज है वो $4,470 की रह सकती है। तो लगभग $80 से $90 की एक इंट्राडे की जो रेंज है वो यहाँ पे बनी हुई आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। ओके, तो गोल्ड को लेकर मनोज जी की भी राय आ गई है, अंकित जी की भी राय आ गई है। अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। आज सारे ही मेटल्स में मुनाफा वसूली दिख रही है। निकेल को अगर छोड़ दे तो यहां पर दबाव अब बढ़ता दिख रहा है। निकेल ही एक ऐसा काउंटर है जहां पे कमजोरी, कल भी हमने बताया था कि शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में जो कॉपर की जो शॉर्ट पोजीशंस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। कॉपर ही नहीं, कई सारे ऐसे मेटल्स थे जहां पे शॉर्ट पोजीशंस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। अंकित जी, क्या संकेत मिल रहे हैं मेटल्स को लेकर? क्या यहां पर भी कमजोरी गहरा सकती है क्या, या एक सिर्फ मुनाफा वसूली के तौर पे देखें? क्योंकि कॉपर देखिए 2% से ज्यादा टूट चुका है। हमने अर्ली यहां पे लोगों को सतर्क किया था, कल दोपहर में ही क्लोजिंग की शो में ही बता दिया था, और देखिए उसी तर्ज पे गिरावट आ रही है। 2% एल्युमिनियम टूट गया, लेड 2% नीचे है, जिंक 1.5% नीचे है। क्या करें सर इस गिरावट के बाद? और गिरावट का इंतजार कर ले या शॉर्ट पोजीशन में आ जाएं अब? मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी और गिरावट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसके अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है ये थोड़ी सी और गहराती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से हमको कल हाई लगते हुए दिखे हैं वो हाई काफी क्रूशियल हो चुके हैं, उसके ऊपर जाना काफी क्रूशियल लग रहा है। और जिस तरह से चार्ट्स के ऊपर देख रहे हैं एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म गंदी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कॉपर के अंदर 1350 एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक 1350 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेजी करके काम नहीं करेंगे। यहाँ पे 1260 1250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें लेड की, तो लेड आपको याद होगा कि हमने बाय रिकमेंडेशन दिया था 182 183 के आसपास, तो 205 तक का इसका हाई लगा, उसके बाद में एक शार्प गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए अगले 2 से 3 दिन का नई खरीदारी के या नई बिकवाली के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड समझना बहुत जरूरी होगा। जिस तरह से मार्केट में वॉलिटिलिटी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी दिख रही है, और फोमो बाइंग के चलते यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे काफी बाइंग हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर वेट करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वीक एंड के बाद में ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करके चलिए और ये वीकेंड के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी बेस मेटल्स पे आती हुई नजर आएगी। उसके अलावा भी रणनीति आपको बता दी, उन लेवल्स का भी ध्यान रखिए। चले, इस बीच हमारे साथ निर्मल बंक के कुणाल शाह भी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, आपको क्या लगता है जिस तरह की मुनाफा वसूली अब मेटल्स में दिख रही है, कॉपर देखिए, जिंक देखिए, एल्यूमिनियम, सभी में गिरावट है और कॉपर सबसे ज्यादा यहाँ पर गिरा हुआ है, 2% से ज्यादा टूट गया है। क्या आप इसको मुनाफा वसूली देख रहे हैं या आगे और करेक्शन आना बाकी है? क्या ये सही वक्त है कि अपने पोर्टफोलियो में अब कॉपर को ऐड कर लिया जाए? देखिए, जो कॉपर के 1 साल के टारगेट थे वो 1-1.5 महीने में अचीव हो गए। सो मार्केट हैज मूव्ड इन अ टू फास्ट पेस इन अ टू शॉर्टर टाइम। सो नाउ मार्केट हैज टू कम बैक टू द नॉर्मलसी। तो जो एनिमल स्पिरिट था वो मार्केट में से, जैसे नया साल स्टार्ट हुआ उसका 1 हफ्ता हुआ और सब पार्टिसिपेंट आ रहे हैं वापस। सो द नॉर्मलसी एंड द प्रूडेंसी इज कमिंग बैक। So I believe that there can be some more pain in short term. फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हुआ है, जो नैरेटिव है वो वही का वही है। बट जो चीज 1 साल में 25% बढ़नी थी वो अगर 1 महीने में भी 25% बढ़ती है तो उसमें करेक्शन आना बहुत ही बेसिक चीज है। सो आई थिंक दिस इज अ हेल्दी करेक्शन इन अ स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। और मेरी राय में ये शॉर्ट टर्म में ये प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है, ये राय आपने बेस मेटल्स पे दी, लेकिन मनोज सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है बेस मेटल्स को लेकर कहाँ रणनीति अब यहाँ से आगे बनाना चाहिए इस कमजोरी के दौर में? देखिए बिल्कुल यहाँ पे हमारा कन्विक्शन ओवरऑल बेस मेटल पैक में मजबूत है और हमने जिंक में यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन भी की थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो न्यूज फ्लो बनते हुए नजर आ रहे हैं और एक पैनिक रिएक्शन यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो हमारा मानना है कि आज के सेशन में यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट का जो भारत के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर फ्रेश टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है, तो उसके चलते मार्केट में एक पैनिक रिएक्शन है। तो थोड़ा यहाँ पे वेट एंड वॉच रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगले 3-4 सेशन यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो बरकरार रह सकती है मार्केट में। हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक से मार्केट फिर एक बार यहाँ पे स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, तो बेस मेटल्स में आज के लिए यहाँ पे दूरी बनाई जा सकती है। ओके, तो ये राय है बेस मेटल्स को लेकर। गोल्ड सिल्वर पे कुणाल जी आपकी राय नहीं ले पाया था। गोल्ड सिल्वर में आज जो मुनाफा वसूली दिख रही है, इसे कैसे लेना चाहिए? क्या खरीदारी के मौके के तौर पे देखे या और इंतजार कर ले नीचे के लेवल का? I think today is the first day where we've seen a major sell-off and relentless sell-off from the start of the day. So after a long time, ऐसा लग रहा है कि long liquidation or further even at a higher level short positioning have taken place. So मुझे लग रहा है ये $70 की और आराम से आ जाएगा. So सेलिंग पोजीशन में रहना चाहिए और जो लॉन्ग बहुत टाइम से लेके बैठे हैं उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए. यू कैन नेवर गेट द टॉप एंड बॉटम इन द मार्केट, सो आई थिंक इट्स गोना गो डाउन शार्पली. तो ये चिंता यहाँ पर है. तो आपको क्या लग रहा है कहां तक ये गिरावट आ सकती है? क्या कुणाल जी कुछ एक बॉलपार्क अगर कुछ नंबर्स अगर शेयर कर दे दर्शकों के साथ. $70. सो अगर $70 को आप इंडियन रूपी में कन्वर्ट करते हो तो और 15,000 रुपए की गिरावट आने की चांसेस है. ओके, चलिए, तो ये राय सोने चांदी पर और मेटल्स पे आ गई है. क्रूड पर एक राय मनोज जी आप दीजिए. कच्चे तेल की चाल कैसी दिख रही है? लगातार ये दबाव में दिख रहा है. आज हल्की रिकवरी की कोशिश जरूर है और ट्रंप ने जिस तरह से चाल चली है, उन्होंने कहा है कि जो सैंक्शन्ड थे वेनेजुएला के वो अब यूएस में वो बेचेंगे और वो जो रेवेन्यू वेनेजुएला के पास आएंगे वो उससे यूएस की ही गुड्स खरीदेंगे. क्या लग रहा है इन सारे डेवलपमेंट का क्रूड मार्केट पर क्या असर होगा? देखिए क्रूड हम देख रहे थे कि यहाँ पे ओवरऑल ऑलरेडी ओवर सप्लाइड मार्केट था ग्लोबली, अगर हम ऑयल की बात करें तो. और ऐसे में यहाँ पे वेनेजुएला के जो सैंक्शंस है वो यूएस की तरफ से ईज करना और उसके ऑयल के ऊपर वहां पे कंट्रोल करने की बात करना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई जो है वो थोड़ी आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी ग्लोबल ऑयल मार्केट में. तो उसके चलते यहाँ पे एक दबाव जो है कीमतों में रह सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा. WTI की कीमतें अभी यहाँ $56 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो हमारा मानना है कि एक जो रेंज है $52 से $60 की एक शॉर्ट टर्म में रह सकती है. उस लिहाज से भारतीय बाजारों में यहाँ 4,850 से 5,250 का जो रेंज है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है. ठीक है, 4,550 से 5,000 का रेंज आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कच्चे तेल में दिख सकता है. अंकित जी आपको क्या लगता है तमाम जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के बीच अब यहाँ से कच्चे तेल की क्या चाल दिख रही है आगे के लिए? बिल्कुल जैसा मनोज सर ने बोला है उसी पे मैं कंटिन्यू करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में अभी जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज क्लियर बोली है कि हम क्रूड ऑयल प्राइसेस को और नीचे ले जाना चाहते हैं, तो कहां तक उसको प्रेशर में क्रिएट कर सकते हैं उसको देखना होगा. लेकिन ये जिस तरह से आने वाले टाइम में ये प्रेशर क्रिएट होता है तो 4800 से 5200 की रेंज रहेगी. यहाँ पे अभी कोई खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे मैं बिकवाली की बात भी नहीं करूंगा क्योंकि साइकोलॉजिकल सेंटीमेंट अगर मैं बात करूं तो $50 का एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, उसको तोड़ना काफी मुश्किल रहेगा. लेकिन अगर प्रेशर अभी बना हुआ है, जब तक इसके अंदर कोई प्रॉपर रिवर्सल नहीं मिलेगा तब तक खरीदारी करके नहीं चलेंगे. लेकिन यहाँ पे बिकवाली की सलाह भी नहीं रहेगी क्योंकि नीचे में सपोर्ट बहुत अच्छे हैं. 5,000 से 4700 का जो रेंज है उसमें काफी अच्छे सपोर्ट है और मेरा मानना है कि सपोर्ट लेवल या फिर सपोर्ट जोन में बिकवाली करना काफी गलत होगा. तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर रहेगा. तो कच्चे तेल को लेकर आपकी ये राय. इस बीच चांदी देखिए, चांदी में गिरावट और तेज हो गई है. 9,200 रुपए नीचे अब MCX पर चांदी आ चुकी है. एक बार चार्ट दिखा दीजिएगा चांदी का. और कल के रिकॉर्ड हाई जो 2,59,692 का हाई था वहां से करीब करीब यहाँ 18,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है रिकॉर्ड हाई से. एक बड़ी गिरावट कह सकते हैं चांदी के हिसाब से. आज फिर से यहां पर गिरावट या मुनाफा वसूली कह सकते हैं, एक बड़ी गिरावट यहां पर चांदी में दिख रही है. चलिए हम क्रूड की बात कर रहे थे. एक कुणाल जी का भी एक नजर
नजरिया जान लेते हैं कच्चे तेल को लेकर। आप इस डेवलपमेंट को, मौजूदा डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं क्रूड मार्केट के लिहाज से? क्या हो सकता है सर क्रूड में आगे? आज ट्रम्प साहब ने बोला है कि मुझे क्रूड ऑयल के भाव $50 आते हुए चाहिए। सो आई थिंक दिस इज सेंटिमेंटली नेगेटिव, फंडामेंटली नेगेटिव नहीं है। तो आज के दिन मेरे हिसाब से सेलिंग साइड पे रहना बेटर है ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनली तो ये लेवल्स पे मैं सेलिंग नहीं कहूंगा, बट वी कैन सी ऑयल डिपिंग टू 53.5, 54, दैट काइंड ऑफ लेवल्स। सो ट्रेडर्स के लिए सेलिंग करना ही अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। और आज कमोडिटी में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है। आज मतलब आफ्टर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम हम जो एक महीने से लगातार तेजी का जो दौर देख रहे थे, आज हम लगातार नॉन स्टॉप रिलेंटलेस सेलिंग देख रहे हैं हर एक कमोडिटी में। सो टुडे इज अ वेरी डिफरेंट डे। सो इसमें ऑयल भी शुड सफर। ऑयल भी यहाँ पे सफर कर सकता है और आज के दिन में कम से कम खरीदारी करके अपनी पोजीशन ना रखे, क्योंकि चौतरफा बिकवाली यहाँ पर नॉन एग्री मार्केट में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हो सकता है जो एनर्जी मार्केट अभी तक थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं वो यहाँ पर भी लाल निशान में कारोबार हो जाए, तो यहाँ पे बाई साइड में ना रहे, यही सलाह है। लगातार यहाँ पे गिरावट बढ़ती जा रही है। निकेल, हम शो के शुरुआत में यहाँ पे हरे निशान में कारोबार हो रहा था, देखिए अब 3% तक टूट चुका है, बड़ी गिरावट। 2.5%। कॉपर, जिंक 2%, एल्युमिनियम में 2%, जिंक में 1.5%, एक बड़ी गिरावट यहाँ पर दिख रही है। और चांदी 9,500 रुपए तक टूट चुकी है। तो यहाँ पर लगातार गिरावट ये बढ़ती ही जा रही है आज के सत्र में। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नेचुरल गैस का आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस बीच देखिए नॉन एग्री मार्केट में भारी बिकवाली आज के सत्र में दिख रही है। क्रूड और एनर्जी को छोड़ दे तो एमसीएक्स के सारे काउंटर नॉन एग्री मार्केट में लाल निशान में और गिरावट ये बढ़ती ही जा रही है। चांदी 4% टूट चुकी है, 2,41,000 के नीचे चांदी अब आ चुकी है और कल के रिकॉर्ड हाई से 19,000 रुपए से ज्यादा चांदी टूट चुकी है। गोल्ड में करीब 1,500 रुपए की गिरावट, कॉपर 3% टूट चुका है, बाकी मेटल्स भी 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। तो आज के सत्र में भारी बिकवाली दिख रही है। लेकिन चलिए एक अहम खबर है प्याज को लेकर। प्याज को लेकर एक्सपोर्टर्स के लिए चिंताएं बढ़ती जा रही है। एक्सपोर्टर्स की चिंता यह है कि बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ा मार्केट होता था और वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से प्याज का एक्सपोर्ट ठप हो चुका है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयदत्त होलकर हैं, एपीएमसी वाशी और एपीएमसी लासलगांव दोनों में वहां पे डायरेक्टर हैं। जयदत्त होलकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है सर। एक्सपोर्ट के फ्रंट पर सर काफी बुरी खबर आ रही है। एक तो इस बार सऊदी भी उत्पादन प्याज का करने लगा है, ईरान की सप्लाई गल्फ कंट्रीज में काफी ज्यादा है और साथ ही पाकिस्तान में भी इस बार उत्पादन काफी ज्यादा था, वहां से भी सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या लग रहा है अपने घरेलू बाजार के लिहाज से कितनी निगेटिव खबर है ये? अभी पिछले प्याज के बारे में पिछले 2-5 साल का जो ट्रेंड रहा है, इसका अभी जो रिजल्ट है अभी इस साल अभी दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि अपनी जो बाजार पेट थी, बांग्लादेश था जहाँ पे इराक ये आखाती देश थे, वहाँ पे भी प्याज अभी चीन पाकिस्तान यहाँ से जाना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में वहाँ पे जो क्राइसिस शुरू है, इसलिए वहाँ पे जितना प्याज जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। और दिन ब दिन मंडियों में प्याज की जो एरोवल है जो रोज बढ़ती जा रही है। नया प्याज मंडी में आ चुका है, उसकी एरोवल हर मंडी में बढ़ रही है दिन ब दिन और इसलिए हर रोज प्याज के दाम नीचे आ रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह और इस सप्ताह में भी अब अगर हम देखेंगे तो लगभग 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल के दाम नीचे आ चुके हैं। इसके भारी नुकसान किसानों को यहाँ पे हो रहा है। तो अभी केंद्र शासन ने थोड़ा सा प्याज के बारे में थोड़ा सीरियस होकर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में प्याज किस तरह से जा सकेगा, इसलिए कुछ सब्सिडी अनाउंस करनी चाहिए ताकि एक्सपोर्टर ज्यादा से ज्यादा अपना प्याज दूसरी कंट्री में भेज सके, दूसरे कंट्रीज को फाइट कर सके, तभी जाके ये प्याज का जो मंडी है ये थोड़ा रह सकता है आगे जाके। ओके, तो सर भाव के हिसाब से क्या लग रहा है? भाव क्या घरेलू बाजार में इस तरह की अगर चिंताएं बनी रही तो और भी गिर सकता है क्या? रोज मंडियों में जो लोकल मंडी है वहाँ पे रोज दिन ब दिन 100-200 रुपए से प्याज के दाम नीचे आ रहे हैं। और अगर इसी तरह से अगर आगे 15-20 दिन में कुछ ज्यादा डिसीजन केंद्र गवर्नमेंट से नहीं लिया जाएगा तो काफी बुरी हालत यहाँ पे मंडियों में हो सकता है। लोग आंदोलन कर सकते हैं, रास्ता रोको कर सकते हैं, इतना प्याज मंडी में आ सकता है। इस तरह की परिस्थिति अभी यहाँ पे दिखाई देती है। ओके ओके,
शुक्रिया होलकर साहब, आपने वक्त निकाला। और ये प्याज किसानों के लिए काफ़ी बुरी खबर है क्योंकि एक्सपोर्ट फ्रंट पर काफ़ी चिंताएं यहाँ पर बढ़ती जा रही है और दाम यहाँ पर किसानों को मिल नहीं रहे हैं। वो मजबूर है सस्ते भाव पर अपने लागत से लगातार कम दाम पर बेच रहे हैं और उनकी गुहार यही है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ मदद की जाए। चलिए वापस से हम नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। नेचुरल गैस पे बातचीत नहीं हो पाई थी, एनजी को लेकर कुणाल जी आपकी राय क्या है? मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस के भी अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो अभी फिलहाल जो भी हमने तेजी देखी है वो वेदर रिलेटेड बीच में तेजी देखी थी। अभी मुझे लग रहा है कि ये लेवल से ज्यादा तेजी नहीं करनी चाहिए और प्राइजेस थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं। अंकित जी आप क्या मानते हैं नेचुरल गैस को लेकर? आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या करना चाहिए ट्रेडर को? नेचुरल गैस की अगर बात करें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, काफी गिरावट देखने को मिली है। 490 से हमने देखा है 305 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिविटी अभी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। 330 335 के आसपास अगर मिलता है तो 350 के स्टॉप लॉस से सेलिंग कर सकते हैं। वापस एक बार 310 300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकती हैं। 310 330 के टारगेट्स यहाँ पर आगे जाकर देखने को मिल सकते हैं। मनोज सर, एग्री मार्केट का रुख करते हैं और देखिए यहाँ पर ग्वारगम में करीब 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी है, वहीं ग्वार सीड भी करीब %0.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। काफ़ी मुनाफा वसूली के बाद ये तेज़ी देखने को मिली है। क्या लगता है ये तेज़ी आगे भी इसी तरह से टिकी रहेगी? मेरा मानना है कि ग्वार कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे काफी वोलेटाइल रहने वाला है। हमने निचले स्तरों से लगभग 40% की बढ़त ग्वार सीड और ग्वार गम में देखी थी और ऊपरी लेवल से पिछले 2 से 3 सेशन में लगातार बिकवाली थी। आज यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन मेरा मानना है कि ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पे खरीदारी करने से बचना चाहिए। अगर कीमतें यहाँ 5,500 5,550 की रेंज में आती है तो वहां पे फ्रेश बाय करने की जो रणनीति है वो रखना चाहिए। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी हमारा मानना है कि 10,000 से 10,200 की जो रेंज है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर होगी। तो वर्तमान लेवल पे यहाँ पे बाइंग जो है फ्रेश अवॉइड करना चाहिए। अगर थोड़ी बढ़त आती है कीमतों में, अगर ग्वार सीड में 5,880 और ग्वारगम में 11,200, तो इवन वहां पे लॉन्ग में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। तो चलिए, तो ये राय एग्री मार्केट को लेकर है। शुक्रिया करेंगे आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया एक ऐसे दिन में जहां पर आज काफी ज्यादा बिकवाली दिख रही है। और ये बिकवाली सिर्फ कमोडिटीज में नहीं है, इक्विटी मार्केट में भी काफी ज्यादा गिरावट है। निफ्टी देखिए 165 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में है, 275 अंकों से ज्यादा गिरावट निफ्टी बैंक टूट चुका है।